नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के दुर्भाग्यपूर्ण आईपीएस और एएसआई संदीप लाठर केस में आखिरकार मनोहर लाल जी की एंट्री हो गई है। मनोहर लाल जी सीधे पीजीआई पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और आईजी पूर्ण कुमार केस को राजनीतिक रंग का नाम दे दिया। एएसआई संदीप कुमार के बच्चों का लालन पालन की जिम्मेदारी ले ली और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी का ऐलान भी कर दिया। लेकिन हरियाणा की जिन परिस्थितियों से हरियाणा गुजर रहा है और जो यहाँ पे कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसको देखते हुए मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रिमोट से जो सरकार चल रही है हरियाणा की, इसकी बजाय अगर मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश में वापसी कर लें तो मुझे लगता है कि एक बेहतर शासन व्यवस्था वो अब भी हरियाणा को दे सकते हैं, क्योंकि रिमोट की व्यवस्था में दिल्ली से आदेश आते आते हरियाणा में चीज़ें उतनी प्रभावी तरीके से डिलीवर नहीं हो पाती। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मनोहर लाल जी के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है, क्योंकि हरियाणा जैसे प्रदेश को एक ताकतवर मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो फैसले ले सके, जो हरियाणा में रह सके। और अगर मनोहर लाल जी अब मुख्यमंत्री होते तो ये चीज़ें जितनी तेज़ी से बिगड़ी हैं उतनी नहीं बिगड़ पाती। तो अगर मनोहर लाल जी इस तरीके से एंट्री ना करें और सीधा ही एंट्री दोबारा से कर लें, तब भी हरियाणा प्रदेश को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उल्टे इससे हरियाणा को फ़ायदा होगा और वो हरियाणा प्रदेश की कमान संभाले। इसी में हम सब की, हरियाणा प्रदेश की भलाई है और हम सब इस चाहते हैं कि मनोहर लाल जी एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं। वैसे हरियाणा के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी जब केंद्रीय मंत्री सीधे पोस्टमार्टम हाउस में किसी परिवार से मिलने पहुंचे हैं। नहीं तो जहाँ घटना होती है, जहाँ पीड़ित पक्ष बैठा होता है, वहाँ जाते हैं लोग आमतौर पे, या शमशान घाट में चले थे। पोस्टमार्टम हाउस में पहली बार देखा है। लेकिन अब भी अगर चीज़ें हरियाणा में कंट्रोल हो जाती हैं, और जैसे कि जो नए डीजीपी हैं, जो कार्यवाहक डीजीपी हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के पुलिसवासियों के लिए बहुत ही भावुक संदेश छोड़ा है। वो संदेश इसलिए छोड़ा है क्योंकि पुलिस का जो मनोबल है वो काफ़ी गिर चुका है हरियाणा में, और इन घटनाओं ने उसको और गिरा दिया है। भगवान करे ये चीज़ें सही हो जाएं, हमारे हरियाणा प्रदेश को जो नज़र लग गई है वो उतर जाए और हम सब एक बार फिर से एक यूनिटी के साथ हरियाणा को आगे बढ़ा सकें। और भले ही इसकी कमान नायब जी संभालें, अगर नायब जी संभालें तो पूरी मजबूती के साथ संभालें। अगर मनोहर लाल जी फिर से आते हैं तो उनका भी स्वागत है, वो हरियाणा प्रदेश को गति दें। प्रॉक्सी गवर्नमेंट इस प्रदेश के हित में नहीं है, हमारा सिर्फ इतना सा कहना है। डॉक्टर साहब जी, आईजी पूर्ण कुमार जी के केस को राजनीतिक रंग दे दिया गया, तो क्या एएसआई संदीप लाठर के केस को राजनीतिक रंग नहीं मिला? और एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह रहे हैं, उनकी इस तरीके से जो एंट्री है इस केस में, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो दो चीज़ें दुर्भाग्यजनक थी, दो अफसरों का जाना। और जो तीसरी दुर्भाग्यजनक शायद बहुत बड़ी त्रासदी है कि जो अब हम देख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो घोषणाएं मनोहर लाल जी ने की है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते थे। तो इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो निर्णय लेने की स्थिति में थे ही नहीं। निर्णय लेने के लिए उन्होंने दो लोग यहाँ छोड़ रखे हैं, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी। वो प्रतिनिधि मनोहर लाल जी के ही हैं, लेकिन अब चूंकि उन दोनों पे सवाल उठ रहे थे तो जाहिर सी बात है, जहाँ ऊपर से संरक्षण मिल रहा है वही व्यक्ति तय करेगा, और वो देश से बाहर है। तो आज वो यहाँ आए हैं तो ऐसा लगा लोगों को जैसे वास्तविक मुख्यमंत्री आए हैं, और अब उम्मीदें बंधी कि अब कुछ होगा, अब घोषणाएं होंगी, अब किसी चीज़ को राजनीतिक रंग कहना है या कुछ और कहना है, वो सारी चीज़ें होंगी। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें थी, प्रशासनिक काम है कि आप राहत की घोषणा कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात जा रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी। ये भी आके केंद्रीय मंत्री ने यहाँ घोषणा की है, तब जाके चीज़ें लागू हुई हैं।
तो मेरी समझ ये धर्मेंद्र जी की ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे, अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। वो कहते तो जनता से थे, लेकिन ये चीज़ हर जगह लागू होती है। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री इस अधिकार से अपने घोषणा कर देते इस तरह की, तो क्या होता, उनका क्या बिगड़ता? बिगड़ जाता जी, वो उनको पता है बिगड़ जाता है। सच में नहीं, आज के दिन मनोहर लाल जी से पंगा लेने की पोजीशन में नायब जी नहीं है जी। नायब जी तो छोड़िए, पूरी बीजेपी में कोई नहीं है, हरियाणा में तो कम से कम नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे उनकी सारी एक्टिविटी हरियाणा केंद्रित ही है। वो केंद्र के मंत्री हैं ऐसा तो लगता ही नहीं। और जब जब वो हरियाणा में आते हैं तब तब मुख्यमंत्री जितने समय वो रहेंगे मेरे ख्याल से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाते होंगे, इतना एक भय का माहौल बना हुआ है। नायब जी तो मुख्यमंत्री ऑफिस के इंचार्ज की तरह काम करते हैं। हाँ, तो ये जो प्रवृत्ति है ना डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर और डमी चीफ मिनिस्टर, ये बहुत ही गलत है लोकतंत्र के लिए। पिछले हमने पहले भी बात की है, लेकिन हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। आप ये देखिए कि जो आम शिकायत आपको मिलेगी कि कोई कार्यकर्ता नेता बना किसी नेता के सहारे, और फिर वो ये शिकायत करता जी मुझे अब आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और ये नहीं, प्रतिद्वंदी का अगर कोई अगली पीढ़ी भी आने की सोच रही है तो उसका इंतजाम भी मजबूत नेता अभी से ही कर देता है। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हमारे नेताओं में है जो एक बार सत्ता में आ जाते हैं कि अब उनकी सत्ता लगातार बनी रहे, बिना किसी जोखिम और खतरे के चलती रहे, तो वो हर व्यक्ति को अपने लिए खतरा मानते हैं। ये चीज़ें भारत की राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंत तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी आई हैं, आप ये देखिए कि जनवरी 66 में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, और 3 साल उन नेताओं ने जिन्हें सिंडिकेट के नेता कहते, बहुत बड़े बड़े अपने क्षेत्रों के नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को काम ही नहीं करने दिया। और वो अपने आप को बेबस मानती थी, असहाय मानती थी। और उनको पूरी छूट तब मिली जब 1969 में कांग्रेस का महाविभाजन हो गया और वो शत्रप जो थे ना, जो प्रादेशिक शक्तियाँ थी, वो अलग हो गई। उसके बाद भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी ने ये महसूस कर लिया कि अगर प्रदेशों के नेता सूबेदार अगर वो मजबूत हुए तो वो केंद्र को कमज़ोर करेंगे और प्रधानमंत्री को काम नहीं करने देंगे। और इसी नीति को नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया। उसी का नतीजा ये है कि शिवराज चौहान जैसे कद्दावर नेता को साइड लाइन किया जाता है, वसुंधरा राजे को साइड लाइन किया जाता है, और उनकी जगह ऐसे फर्स्ट टाइमर जिनका कोई आधार नहीं है, कोई जन आधार नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं है, उनको वहाँ एडजस्ट किया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये भारत की राजनीति की विडंबना है कि इस डर के चलते कि हमें भविष्य में कोई खतरा ना हो, बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो 56 इंची हो या कितने इंच उसका साइज हो, वो ये इस डर में रहता है कि कोई तेरे लिए चुनौती पेश ना कर दे। अब जो हमारे हरियाणा वाली बात है, तो जब ये आई जिम्मेवारी केंद्र में मनोहर जी ने जाना था, तो जो हमारे पास सूचना है कि नरेंद्र मोदी जी ने इनको कहा था कि आप अपना विकल्प बता दीजिए। अब इन्होंने तलाश किया। अब क्या सोचते हैं कि मनोहर जी के दिमाग में कैसा व्यक्ति उनको चाहिए था? तो जैसा चाहिए था वैसा है, आज्ञाकारी शिष्य है, जो कहा जाता है वो मानता है। तो एक तरीके से उन्होंने नियंत्रण अपना पूरा कायम रखा हुआ है। तो ये जो प्रवृत्ति आई है ना भारत की राजनीति में, मूल समस्या है इसमें। और कब तक हम लोग इससे जूझते रहेंगे ये पता नहीं, वक्त बताएगा कैसे होगा, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। या तो व्यक्ति में जो मनोनीत है, हरियाणा को एक मजबूत फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है। सबको चाहिए, मजबूत चाहिए। आप ये देखिए, बनारसी दास जी की प्रॉक्सी गवर्नमेंट बंसीलाल जी चलाते थे एक समय में, वो नहीं निकल पाए, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा अरसा था जी, वो इसलिए वो हरियाणा उसको झेल गया। मास्टर हुकम सिंह जी थोड़े समय एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट उन्होंने चलाई, लेकिन ये तो मतलब अभी शुरुआत है करियर की, और अभी 5 साल देखने हैं हरियाणा। 2014 से पहले जो 10 साल थे मनमोहन सिंह के थे, उन पे भी आरोप लगता था, और वो काफ़ी हद तक ठीक भी थे कि सोनिया गांधी रिमोट से चला रही हैं। वो यूपीए की चेयरपर्सन थी। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है थोड़ा। वो राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसले लिए जाते थे उसमें मनमोहन सिंह कई बार अड़ जाते थे। जैसे जो अपनी न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें सारी पार्टी एक तरफ थी
और वो अड़गे उस चीज़ पे। तो कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जब क्राइसिस का टाइम आए तो अपने होने को सिद्ध करना चाहिए। नैब सिंह के पास में यही सबसे बड़ा अवसर अब आया था इनके उसमें, आ गया था जी। और इस पहले अवसर पे अगर वो ये दिखा देते, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बदतमीजी करनी है खट्टर साहब से, उन्हें कुछ एक्शन दिखाना चाहिए था इस समय कि वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ओबीसी जो कम्युनिटी, उसको भी बल मिलता है कि हमारे मतलब मजबूत मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी दावेदारी और उनकी राजनीति आगे लंबे समय तक चलनी थी, और जो जिस कम्युनिटी से वो आते हैं ओबीसी से, उनका एक साहस बढ़ता। तो अब पता नहीं किन कारणों से इस तरह की छवि उनकी बना दी गई, और कितना समय लगेगा इससे उभरने में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की स्थिति में बहुत दयनीय स्थिति उनकी है। और आज का जो विजिट हुआ है मनोहर जी का, इससे ये पूरी मोहर लग गई है कि वास्तव में नायब सिंह सैनी के पास अधिकार नहीं है, अधिकार हैं लेकिन वो उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये इस तरह के फैसले केवल मनोहर लाल जी लेंगे, और इसकी चिंता मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी को ये चीज़ नहीं पता होंगे। लेकिन हरियाणा का नागरिक समाज तो चिंतित है जी इसको लेके, जो हर एक को चिंतित होना चाहिए। अब आप अगर किसी ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे आधारभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही लोगों को, 2 लाख नौकरियां इनको देनी थी सर, अब सरकार का 1 साल हो गया है, 2 लाख नौकरियों में से कितनी दी बताएंगे कोई? कानून व्यवस्था का तो मतलब एक किस्म से जनाजा निकला हुआ है सर, कौन मतलब संभालेगा सर हरियाणा को? नहीं, हरियाणा के लिए तो बहुत ही, मैं तो पहले कह रहे हैं कि बहुत बुरे वक्त से हरियाणा गुजर रहा है। यहाँ एक सारी व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है पूरी तरीके से, वो प्रशासनिक हो या चाहे पुलिस तंत्र की हो, और इसका असर अंततोगत्वा लोगों पे पड़ता है कि उनमें एक निराशा की फीलिंग आती है, और उनको लगता है कि वो बिल्कुल जैसे लावारिस छोड़ दिए गए हैं। एक क्राइसिस के टाइम पे ये पता चलता है। देखिए 2016 में दंगे हुए थे तब इतने बुरे हालात थे, और तब ये आशा की जा रही थी कि भाई मनोहर जी उस समय मुख्यमंत्री थे कि वो आए, तो कई दिन बाद आए थे और उस समय भी लोगों में ये चर्चा रही थी कि भी मुख्यमंत्री को इतना विलंब नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर उन्होंने हरियाणा को सर, देखो आप कुछ भी कहिए, मैं मतलब मनोहर लाल जी ने हरियाणा को मतलब कोई बुरा शासन नहीं है उनका, ठीक संभाला सर, उनकी कमांड थी ऑफिसर पे। मैं शासन का विरोध नहीं कर रहा हूँ उनकी, वो सारा ठीक है, लेकिन वो भी बहुत मतलब इतने ऐसे फैसले नहीं लेते थे, उसमें उनके फैसले राजनीतिक ज़्यादा होते थे। और जैसे वो वहाँ लेट आए 2016 में, तो उस समय देखिए लोकतंत्र में लोग ही महत्वपूर्ण है, और लोगों में ये चर्चा होने लगी थी जैसे हमें लावारिस छोड़ दिया गया। आपने उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स आप देखें और सारी चीज़ें क्या थी कि ऐसा लगता था जैसे हरियाणा लावारिस है। लेकिन उसके बाद तो कास्ट के आधार पे ऐसा डिवाइड हो गया हरियाणा सर, और आज भी पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही लग रहा था हरियाणा में जैसे शासन नाम की चीज़ ही नहीं है, और लावारिस छोड़ दिया गया किसी और के हवाले। और अब जो मैसेज आया है, आज लोगों में एक अजीब किस्म का उत्साह, उनको ये लग रहा है कि अब कुछ होगा। क्या मतलब वापसी हो सकती है, ऐसा लगता है? मतलब देखिए जब उनसे पूछा गया था मनोहर लाल जी से, जी ये संभावना है कि आपको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो भी भूमिका दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। हम ऐसी राजनीतिक संस्कृति के लोग हैं, संघ से आए हुए लोग हैं कि हमें जो दायित्व दिया जाता है हम उसका पूरा उससे पालन करते हैं। और मुझे ये लगता है पर्सनली कि उनकी इच्छा है हरियाणा में फिर से आने की, क्योंकि जो जब गए थे वो अपनी इच्छा से नहीं गए थे, तब राजनीतिक मजबूरियां कुछ इस तरह की रही, कोई चुनाव भी नहीं है अगले 4 साल, तो उनको निर्णय भी मिला और वो चले गए। और आप देखिए कि जब से वो बने हैं ना, मेरे ख्याल से 7वें 8वें नंबर पे है प्रोटोकॉल में, वो अच्छे मंत्रालय उनके पास हैं, लेकिन और कहीं उनकी प्रेजेंस नहीं है। मन उनका हरियाणा में ही लगता है। उनका जिक्र जब भी आएगा मीडिया में, नेशनल मीडिया में, वो केवल हरियाणा की वजह से आएगा। ये तो 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, आपके बिजली मंत्री हैं और शहरी विकास के हैं, दोनों बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ भी दिक्कत ये है कि वहाँ जितने मंत्री हैं उन सबके व्यक्तित्व को एक प्रधानमंत्री खा जाता है, तो आपके पास संभावना है ही नहीं कुछ दिखाने की। तो लौट फिर के यार चलो अपना हरियाणा है, ठीक है। तो अब हरियाणा में तो बीजेपी के और भी कई सांसद हैं, वो तो कहीं आपको नज़र नहीं आए। तो वो किस हैसियत से यहाँ आए हैं? इतना जो हस्तक्षेप हो रहा है कि वो अनाउंस ये कर रहे हैं कि नौकरी दी जाएगी, ये काम तो कोई भी कर देता है, मुख्यमंत्री कर देते हैं। तो उनकी हरियाणा में वापसी की उनकी इच्छा तो है पूरी तरीके से। वो पूरी होगी या नहीं होगी या हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बड़े क्रूर फैसले होते हैं, उल्टा हरियाणा को फायदा ही होगा जी। देखिए एक बड़ी स्थापित बात है यहाँ कि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर जी के बड़े गहरे संबंध हैं,
और नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जब वो राजनीतिक फैसले लेते हैं तो व्यक्तिगत संबंधों की लिहाज नहीं करते, फिर वो जिसको चाहते निपटा देते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी के पास इस तरह की सूचनाएं जा रही हैं कि हरियाणा का आम आदमी ये सोच रहा है कि वहाँ एक डमी चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर ने सारी पावर जो है वो खट्टर साहब के पास में है, तो जो हम सोच रहे हैं ना कि वो आना चाहते हैं, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, इससे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव जितना हमने 10-11 साल में देखा है, वो अपने नुकसान को बर्दाश्त नहीं करते। उसके लिए चाहे उन्हें किसी की बलि का बकरा बनाना पड़े, वो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करता। हरियाणा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है जी। 10 सांसद यहाँ पे हैं, 5 राज्यसभा, मतलब छोटा स्टेट है। रेवेन्यू मैटर से तो हम छोटा स्टेट है, सारी बातें हैं, लेकिन हरियाणा से जो एक मैसेजिंग जाती है ना पूरे देश में, और ये महत्व आज से नहीं है। और मनीषा प्रकरण भी आप देख लीजिए, उसमें भी हरियाणा सरकार टोटली फेल रही सर। आप ही देखिए ना कि राजीव गांधी 415 सीट ला के प्राइम मिनिस्टर बने और 2.5 साल बाद चुनाव होते हैं 87 में। चौधरी देवीलाल ने, हरियाणा ने किस तरह का फैसला दिया। तो नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हरियाणा बेशक छोटा भौगोलिक रूप से, लेकिन उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। वो दिल्ली को घेरे बैठा है, मतलब 3 तरफ से दिल्ली उसको घेर रही है, और दिल्ली में मिनी भारत है। तो वहाँ से जो एक ओपिनियन बनती है वो बहुत दूर तक ट्रेवल करती है। और कम से कम उत्तरी भारत में तो हरियाणा आकार को एक तरफ रख दीजिए आप, उसका राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ कोई बड़ी घटना घट गई, अब देख नहीं रहे आप इस मामले में, छोटा ही प्रांत है ना अभी, लेकिन मतलब हमारे एडीजीपी का सुसाइड और ये पूरे भारत में चर्चा का विषय है। देश से बाहर भी ये चीज़ें जा रही हैं। तो हरियाणा को संभालना किसी भी पार्टी के लिए जिसे सत्ता में है और आगे रहना है, योजना बना रही है वो, उसके लिए हरियाणा को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। और यहाँ जैसे मनोहर जी यहाँ आ रहे थे, तो मनोहर जी वहाँ भी जा सकते थे, कोई खास बात नहीं थी। ये हो सकता है शायद जाए, संभावना इस बात की जाएंगे, लेकिन वो राजनीतिक रंग ही दे दिया तो फिर कह दिया तो मुश्किल है थोड़ा जाना। हाँ, अब देखिए मेरी समझ में बात नहीं आती कि जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ राजनीति और किन मुद्दों पर होगी। और लोकतंत्र भी ऐसा है जहाँ सामाजिक जनतंत्र पहले आता है, समाज की भूमिका सबसे बड़ी है। तो आप राजनीति अपनी सुविधा अनुसार ही कह देते हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, विपक्ष उस पर राजनीति ना करे। जब सरकारें राजनीति करनी तो विपक्ष क्यों ना करे राजनीति। और राजनीति इतनी बुरी चीज़ है क्या? अगर राजनीति इतनी बुरी चीज़ है कि वो जहाँ अनिवार्य होना चाहिए वहाँ पे भी अगर नहीं हो रही, तो आप सब लोग छोड़ो इन चीज़ों को, हटो राजनीति से बाहर। राजनीति तो आपके जीवन के हर आयाम को आकार राजनीति देती है। तो राजनीति इतनी बुरी चीज़ नहीं है, और राजनीति आप किस तरह की कर रहे हो ये देखने वाली बात है। हालांकि ये भी थोड़ा इसमें अटपटा सा लगा सर मुझे, पोस्टमार्टम हाउस पीजीआई जाने का मतलब, या तो आप उनका शोक जताने के लिए गांव में जाते, या फिर आप अंतिम संस्कार के समय जाते, मतलब पीजीआई पोस्टमार्टम हाउस की टाइमिंग मतलब बहुत अजीब सा मामला लगा। देखिए राजनीति में नेता बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं हर चीज़ के। उनको ये लगता है कि मुझे ऐसी जगह विजिट करना चाहिए जहाँ से मैक्सिमम आउटपुट आ सके, संदेश देने वाली बात होती है। अब हम भी चर्चा कर रहे हैं ना कि पोस्टमार्टम हाउस पर गए, अगर वो और जगहों पर जाते तो वो सामान्य बात होती, और उससे अपवाद स्वरूप जब आप कुछ करते हैं तो उसकी ज़्यादा चर्चा होती है। खैर सर, मैं तो यही दुआ करूँगा दोस्तों कि हरियाणा प्रदेश पे ये जो इतना टॉक्सिक जो माहौल हरियाणा प्रदेश का हो गया है, इसको सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, लेकिन अगर सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है तो हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने भाईचारे को कायम रखें, हम आपस में प्रेम करें, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन खुद करें। मुख्यमंत्री नायब जी हैं, पहले मनोहर जी थे, अब नायब जी की जगह मनोहर जी फिर आ जाएं, या मनोहर जी एक किस्म से गए कहाँ हैं, यही हैं। लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश को एक सफल मजबूत नेतृत्व अगर कोई भी दे पाए, चाहे वो नायब जी दें चाहे वो मनोहर जी दें, तो वो मजबूत नेतृत्व हरियाणा प्रदेश को आगे लेके जाएगा। अब मनोहर जी और नायब जी दोनों मिलके ये तय कर लें कि ये भूमिका कैसे होगी तो बढ़िया है, लेकिन अगर इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश को लावारिस हालत में छोड़ा गया तो निश्चित तौर पे जो एक प्रदेश हरियाणा जो पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बनाता है, कहीं उस पहचान पे हमारे संकट ना खड़े हो जाएं। इस बात का डर मुझे भी है, इस बात का डर
हरियाणा के हर प्रबुद्ध आदमी को है, आप लोगों को भी होगा। मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। आप इस पर क्या कहेंगे, अपने विचार जरूर रखना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।